हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ज्ञान अंडा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वर्ण विचार टॉपिक पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस पर चर्चा की थी। सिलेबस का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया था। तो दोस्तों, उसमें एक पॉइंट आता है स्वर व्यंजन व इनके भेद। दोस्तों, उसमें एक पॉइंट आया था, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और इनके भेद के बारे में, ये सब चीज़ें आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इस वीडियो को देख करके हजारों परीक्षार्थियों का हजारों जो संस्कृत प्रेमी है उनका संशय दूर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर है आपको, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको अगर पूछ लिया जाता है तो संस्कृत वर्णमाला में 63 अथवा 64 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो दोस्तों आपको अगर 63 का ऑप्शन आपको विकल्प दिखता है तो 63 लगाना है, अगर 64 का दिखता है 64। अब आप संशय में पड़ जाएंगे कि 63 या 64 कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि अगर पाणिनि के मत के अनुसार देखते हैं, हम पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण, सबसे पहले लौकिक संस्कृत व्याकरण जो बनाई है पाणिनि ने, जो अष्टाध्यायी लिखी है, प्रथमावृत्ति में भी उसकी व्याख्या की है, जो अष्टाध्यायी लिखी महर्षि पाणिनि ने, तो अगर उनके मत के अनुसार देखते हैं तो 63 वर्ण होते हैं। लेकिन कुछ आचार्य 64 वर्णों को मानते हैं, और यहाँ पर हम उन 63 वर्णों की और 64 वर्णों की गणना करके दिखाएंगे कि वे 63 वर्ण कौन से हैं और 64 वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखिए, आपको जितने भी आपके मन में जो भी संशय आ रहा है वे डाउट सब क्लियर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर आपको अपने ऑप्शन के अनुसार लगाना है। अगर ऑप्शन में 63 है तो आपको 63 लगाना है, अगर ऑप्शन में 64 है तो आपको 64 लगाना है। अगर दोनों ही है तो पूछने वाला संशय में डाल देता है कि अगर दोनों ही सही है तो इसका मतलब पूछने वाले ने सही नहीं पूछा, तो वह सवाल कोर्ट में चले जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होगा, जो समझदार होगा, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं डालेगा जिसमें 63 भी हो और 64 भी हो। अगर किसी ऑप्शन में 63 भी आ जाए और 64 है तो दोनों ही सही है। तो एक प्रश्न के दो आंसर ए या बी या सी या डी दो सही नहीं हो सकते, तो वो प्रश्न गलत माना जाएगा और उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वर्ण विचार जो हमारा आज का टॉपिक है, वर्ण विचार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वर्णों का विचार करना। संस्कृत वर्णमाला में जितने भी व्यंजन, जितने भी स्वर और जितने भी विसर्ग, आयोग वगैरह है, तो वे सब आपको इस वर्ण विचार में अवगत कराएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस आगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ
वो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि बहुत सारे परीक्षार्थियों का जो मन में एक संशय बना रहता था वो संशय दूर हो जाएगा और मैं वह संशय प्रमाण के साथ दूर करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की जो मूल इकाई है, मूल इकाई दोस्तों, संस्कृत भाषा की जो मूल इकाई होती है वह क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण, तो सबसे पहले हम वर्ण को देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या है? यहाँ पर लोगों का बहुत ही संशय रहता है कि वर्ण क्या है। वह अक्षर, अक्षर क्या है? यह एक बहुत ही संशय वाला प्रश्न है कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, और वर्ण और अक्षर क्या अलग अलग है या फिर एक ही होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उनका प्रमाण देना चाहता हूँ। अभी जो प्रश्न किया था आपको मैंने, आपसे प्रश्न किया था कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 63 अथवा 64। दोस्तों मैं इसका आपके सामने एक ही प्रमाण देना चाहता हूँ। हमारे पास ये चीज़ खुल गई, देखो, पाणिनीय शिक्षा, महर्षि पाणिनि कृत पाणिनीय शिक्षा। इसमें एक दूसरा श्लोक आता है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभुमते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। यानी कि अब इसकी हिंदी देख लेते हैं हम। इसकी हिंदी यह है, इसकी हिंदी में पूछा गया है, प्रकृतिभूत अथवा प्रकृति प्राप्त संस्कृत भाषा में ब्रह्मा जी द्वारा साक्षात उच्चरित 63 अथवा 64 वर्ण हैं और वे ही 63 अथवा 64 वर्ण महेश्वर को भी अभिष्ट है। यानी कहने का अभिप्राय यह है, मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिया है, कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत भाषा में 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं। कुछ लोग 63 मानते हैं और कुछ लोग 64 मानते हैं। अब वह कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर होगा जिसको नहीं मानते, ये आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। आप कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में और आप संपूर्ण तक जब आप पढ़ लोगे तब आपको पता लग जाएगा कि वह कौन सा वर्ण था जिसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम वर्ण पर बात कर लेते हैं कि वर्ण पर हम बात कर रहे थे कि संस्कृत भाषा की जो मूल इकाई है वर्ण। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत भाषा की जो मूल इकाई है क्या है? वर्ण होता है। किसी भी भाषा की मूल इकाई क्या होता है? वो उसका वर्ण होता है। तो अब हम अगले इस पे पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होता है, वह अक्षर क्या होता है। दोस्तों कई लोग, बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे विद्वज्ञ, बहुत सारे ज्ञानवान भी ये संशय, उनके मन में भी यही संशय बना रहता है कि वर्ण और अक्षर या एक है या अलग अलग है। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा बताना चाहता हूँ कि वर्ण क्या होता है। वर्ण देखो, वर्ण विचार, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि, मुख से निकली हुई
मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यथा अ, इ, उ, क, ख, ग। दोस्तों अब यहाँ प्रश्न यह उठता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपने अक्षर और वर्ण दो शब्द बहुत ही पढ़े होंगे। अब वर्ण को तो यहाँ बता दिया कि मुख से निकली हुई छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में तो अ, ई इत्यादि आ गए। अब प्रश्न ये होता है कि जो अक्षर होता है वह क्या होता है दोस्तों। तो अक्षर क्या होता है, जैसे क तो वर्ण भी है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो क है वो अक्षर है और जो वर्ण है, जो स्वर है तो वर्ण है और जो व्यंजन है वो अक्षर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ण और अक्षर एक ही होता है, क्योंकि जो क में जो अ है वो केवल उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है, जिससे हम इसका उच्चारण आसानी से कर सके। मैं इसको अभी इसका आपके सामने एक प्रमाण भी दूंगा दोस्तों। जैसे आपके सामने मैं लिखता हूँ ख, ये भी अक्षर है और ये ही वर्ण है, क्योंकि इसमें जो ख और अ ये दो वर्णों से मिलकर बना, ख और अ दो वर्णों से मिलकर के बनता है ख, और इसमें जो अ है ये केवल उच्चारण के लिए है। ख में जो अ है ये केवल उच्चारण के लिए है, लेकिन ये इसमें अ नहीं माना जाएगा। इसलिए जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो हमेशा हलंत होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो हलंत होते हैं। अक्षर ये जो स्वर है ये अक्षर है और जितने भी व्यंजन में सब हलंत होते हैं, लेकिन उनमें जो अकार होता है वो केवल उच्चारण मार्ग होता है। इसका मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। अभी आपने देखो, अतः वर्णोच्चारण शिक्षा, अतः वर्णोच्चारण शिक्षा एक वर्णोच्चारण शिक्षा है जो बहुत ही मान्य हुई पुस्तक है। अतः वर्णोच्चारण शिक्षा, जो वर्णोच्चारण जो बुक है दोस्तों, ये वर्णोच्चारण बुक महर्षि पाणिनि कृत है और इसकी व्याख्या महर्षि ध्यानदेव दयानंद जी ने की है। और इसमें कहते हैं कि इसमें पहले क्या करते हैं, महर्षि देवदयानंद जी प्रश्न करते हैं कि वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं। वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं दोस्तों। अक्षरम नक्षरम विद्यात् प्रश्नोत्तरवा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो हिंदी में अर्थ है वो बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अक्षरम नक्षरम जो सर्वत्र व्यापक है, जो अक्षर है क्या है, सर्वत्र व्यापक है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। पूर्ण वाहु पूर्व सत्य अर्थात जिनको पूर्व सूत्र यानी पूर्व आचार्य में वर्ण और अक्षर कहते हैं। देखो यहाँ कहा वर्ण और अक्षर कहते हैं, इसलिए कहा कि उनको प्रश्न से जाने, तो यहाँ वर्ण और अक्षर कहते हैं। कुछ लोग उसको वर्ण बोल देते हैं, कुछ लोग उसको अक्षर बोल देते हैं, लेकिन वर्ण और अक्षर एक ही होता है। ये डाउट आज आपको क्लियर कर लेना है। और क्या कहा, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो स्वर क्या होते हैं, स्वतो राजते इति स्वराः, स्वतो राजते इति स्वरा, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की सहायता नहीं होती। मैं आपको बता रहा था कि और व्यंजन कैसे होते हैं, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, जो स्वर होते हैं उनमें जो स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों को जोड़कर पढ़ते हैं
उसमें जो स्वर जुड़ता है वो उच्चारण के लिए जुड़ता है, जिससे हम उसका उच्चारण आसानी से कर सके दोस्तों। तो व्यंजनम हलम, व्यंजन को हल भी कहते हैं, स्वर को क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि अच क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अच क्या है, तो स्वर को ही अच कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि व्यंजन क्या है, हल किसको कहते हैं, व्यंजन हल किसको कहते हैं, तो हल व्यंजन को कहते हैं। तो एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि हल किसको कहते हैं, उसमें ऑप्शन होगा व्यंजन, स्वर, आयोगवा या अन्य। तो आपको व्यंजन पे टिक लगाना है। और वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया दोस्तों। और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, आपने ये पढ़ी होगी लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। दोस्तों उसमें आया कि हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारणार्थ है। हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारण, अकार किसको कहते हैं दोस्तों। अब आपका प्रश्न है कि अकार किसको बोलते हैं, तो संस्कृत में जिस भी व्यंजन, जिस भी स्वर को बोलना हो उसमें कार जोड़ देते हैं दोस्तों। उसमें क्या जोड़ देते हैं, कार। अगर हमें ए को बोलना है तो ए हरकार अकार। अगर आ को जोड़ना है आ हरकार आकार। ई को बोलना है ई अकार इकार। कै को बोलना है कै और ककार। च को बोलना है चकार चकार। तो दोस्तों जो संस्कृत वर्णमाला होती है, जो संस्कृत भाषा होती है, उसमें अगर हम किसी वर्ण या स्वर को बोलते हैं तो उसमें कार जुड़ जाता है। अकार ककार चकार। चकार का मतलब च वर्ण, ककार का मतलब कै वर्ण, टकार का मतलब टै वर्ण। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि चकार किसको कहते हैं, और वहाँ च जय च छ कुछ वर्ण दिए होंगे, तो उनमें से आपको अगर टकार पूछा तो उसका मतलब है कि टै। मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से नहीं। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लियर आज डाउट हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारणार्थ है। जो हकार आदि वर्ण है, हकार का मतलब जब आप प्रत्याहार सूत्र पढ़ोगे, जब आप शिव सूत्र पढ़ोगे, महेश्वर सूत्र पढ़ोगे, ए ई ऊन ऋ लिख ए ओंग, तो उसमें सबसे पहला वर्ण आता है हकार। आदि का मतलब कि ऐसा जिन व्यंजनों के आदि में हकार है, तो वहाँ से लेकर के यानी कि अंत तक, यानी पूरी वर्णमाला तक वर्णों में आकार उच्चारणार्थ है। केवल जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। जो व्यंजन होते हैं, वैसे वास्तव में जो व्यंजन होते हैं, आज आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो व्यंजन होते हैं वो हलंत होते हैं। जैसे क, ऐसे इनमें वो जुड़ा हुआ होगा हलंत। ख ऐसे, ग घ ऐसे, सारे व्यंजन जितने भी होते हैं सब में हलंत जुड़े होते हैं संस्कृत भाषा में। लेकिन उनमें जो आकार जोड़ा होता है, जैसे ख, अगर इसमें आकार जुड़ गया तो ये हलंत हट जाएगा, यानी कि ये पूरा अक्षर बन जाएगा। लेकिन व्यंजन हलंत होते हैं, यानी कि आधे आधे होते हैं संस्कृत भाषा में, इसलिए हम इनको क ख ग घ ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इनमें जो हम अगर इनको क ख ग घ ऐसे ना पढ़ के क ख ग ख ऐसे पढ़ेंगे तो इनमें ए को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें बोलने में आसानी हो जाए। और इसीलिए कहा है कि हकार आदि वर्णों में आकार उच्चारणार्थ है। पूर्वोक्त 14 सूत्रों में पठित सभी व्यंजन वर्णों में अण इत्यादि को छोड़कर आकार भी जुड़ा हुआ है। देखो ये कहा कि सभी व्यंजनों में आकार भी जुड़ा हुआ है। उक्त आकार का मात्र इतना प्रयोजन है, आकार का मात्र, आकार का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आकार का मतलब आकार का मात्र इतना प्रयोजन है कि इन व्यंजनों का उच्चारण सुविधापूर्वक हो सके। उच्चारण सुविधापूर्वक हो सके, क्योंकि
व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, क्योंकि जो आज थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे इस वीडियो को देख करके लोगों को, बहुत सारे लोगों का जो आज तक भ्रम बना हुआ था वह भ्रम दूर हो जाएगा आज। इसलिए कहा है कि क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, सभी इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, परंतु महेश्वर सूत्रों में पठित व्यंजनों में जो उच्चारार्थ आकार है उसकी निवृत्ति इत संज्ञा के बिना ही हो जाती है, इसलिए उसे इत करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ गए कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें जो अ मिला हुआ होता है वो केवल उच्चारण के लिए होता है। दोस्तों ये बात आज आपको हमने बताई है। कुछ लोग इसको पहले भी जानते हैं, कुछ लोगों का भ्रम था। कई बार मैंने ये भी सुनते हुए देखा, बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग प्रकाशन की बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें कहते हैं कि अक्षर जो होते हैं वो क्या है, क ख ग, क्योंकि इसमें ए और क मिल के बना है, और वर्ण क्या है, वर्ण ए है। क्यों? क्योंकि वर्ण वह छोटी छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण के तो इसके ए के तो हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए वर्ण हुआ, लेकिन क के तो हम टुकड़े कर देते हैं, इसलिए वो वर्ण नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है, अक्षर है। कई लोगों को कहते हुए सुना है, लेकिन वर्ण और अक्षर एक ही है, वर्ण और अक्षर एक ही है। क्योंकि क में जो ए है ये टुकड़े करके नहीं आया, ये क में जो ए है ये केवल उच्चारण के लिए हमने अपना सुविधा अनुसार जोड़ रखा है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए और अब हम आपको अभी हमने आपको बता दिया कि संस्कृत भाषा में 63 और 64 वर्ण होते हैं। संस्कृत भाषा में 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं, और संस्कृत भाषा की जो इकाई है वो वर्ण होती है। अभी और हमने डिस्कस किया कि वर्ण और अक्षर क्या होता है, क्या वर्ण और अक्षर क्या एक ही होता है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और क्या डिस्कस करा प्रमाण के साथ, और कहा कि वर्ण किसको कहते हैं, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अ ई इत्यादि। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। स्वर किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण, दोस्तों मैंने भी बताया कि अच स्वरा स्वम राज, अच स्वम राजन्ते इति स्वरा, अच जिनका उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है वे स्वर होते हैं। दोस्तों ये बात सब मानते हैं कि जिनका उच्चारण बिना किसी भी वर्णों की सहायता से होता है वो स्वर होता है। और व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन को जब हम व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे तब बनाएंगे, जब हम व्यंजन को तब बताएंगे जब हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्वर, व्यंजन के प्रकारों में स्वर पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ा रहे थे आपको कि स्वर, वर्ण आपको पता ही लग गया। वर्ण क्या होते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो वह वर्ण होता है। और वर्ण और अक्षर मैंने आपको बता दिया था कि एक ही होता है, वर्ण और अक्षर एक ही होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर वर्ण यानी कि वर्ण के दो भेद बताए थे। वर्ण थे जो
उसके दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो इस वीडियो में हम केवल स्वर के बारे में चर्चा करेंगे और व्यंजन के बारे में चर्चा हम फिर अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।